हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, हमने अभी क्लास 10th के साइंस का सीरीज़ चालू किया है। तो हमने उस सीरीज़ में आज एक कदम और आगे बढ़ते हुए लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेके आए हैं। आपको हम एक बार क्विक रिवाइज दिलाना चाहते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में ग्रेविटेशन टॉपिक क्लियर किया, सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर किया, फोर्स एंड मोशन क्लियर किया, और साथ ही साथ लेक्चर नंबर 2 में हमने कैपलर्स लॉ को भी समझाया। और आज लेक्चर नंबर 3 है। बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप न्यूटन, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप ध्यान से पढ़िए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। आपको लिखने को नहीं आएगा, इसका ये डेरिवेशन सॉल्व करने को 2 मार्क्स में आता है। तो इसको भी बताऊँगा और इसको भी बताऊँगा, बस आप जुड़े रहिए और ध्यान से देखिए कि क्या होता है। देखते हैं। All the above considerations, including Kepler's law, lead Newton to formulate his theory of universal gravity. According to this theory, every object in the universe attracts every other object with a defined force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. इसका मतलब है, देखिए, 2 मास रहते हैं, एक मून का मास रहेगा, एक अर्थ का मास रहेगा। दोनों की तरफ से फोर्स रहेंगे, और ये जो दोनों के जो मास रहेंगे, जहाँ बैठे रहेंगे, उसके नीचे से अर्थ की ग्रेविटी कुछ डिस्टेंस पर रहेगी, वो दोनों को खींचते रहती है। तो वही न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया गया है। अब आपको माइंड में एक सवाल आएगा, अच्छा भाई एक बात बता, जब अर्थ मून के ग्रेविटी को जो ग्रेविटी वो मून और अर्थ को खींच सकती है, तो बता हम लोग भी तो अर्थ के ऊपर, हम लोग भी तो अर्थ के ऊपर ही रहते हैं, तो हमें क्यों नहीं खींचती भाई? हमारा जो मास है वो अर्थ से मास से कम है, इसलिए हमें नहीं खींच पाती। ये देखो, हमारे मास से कई गुना ज़्यादा ग्रेविटी का मास है। देखो 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 पावर-2, इसलिए हमें अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। आगे पढ़ते हैं। An introduction to scientist. Johannes Kepler, 1571-1613, was a German astronomer and mathematician. He started working as a helper to famous astronomer Tycho Brahe in Paraguay in 1600. अब इतना मतलब समझ लो, नहीं तो भूल जाओगे। जॉन्स कैपलर जो थे, मैं आप लोग को इसमें के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। मैं आप लोग को सेकंड लेक्चर में केपलर लॉ में समझा चुका हूँ, अगर नहीं देखा सेकंड लेक्चर जाके आप देख सकते हैं। ये 1571 में बॉर्न हुए थे और 1630 में इनकी डेथ हो गई। और एक जर्मन के रहने वाले, मतलब इनकी जो बॉर्न हुए जर्मनी में हुआ था, और एक जर्मन एस्ट्रोनॉमी भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने क्या किया, अपना जो ये वर्किंग जिसके ऊपर कर रहे थे, उसमें इन्होंने एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था टाइको ब्रेहे इन paraguay, उन्होंने उसका हेल्प लिया। वो 1600 के समय के बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। जैसे कि एग्जांपल लोगे तो आज के डेट में जैसे 2022 है, तो ऐसे 1600 भी था, 1600 सन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो वह भी था। फिर क्या हुआ, आफ्टर द सडन डेथ ऑफ ब्रा इन 1601, फिर 1601 में जो ब्रा नाम के जो एस्ट्रोनॉमर थे उनकी डेथ हो गई। फिर क्या हुआ, केपलर वॉज अपॉइंट हैज द रॉयल मैथमेटिशियन इन हिज प्लेस। फिर केपलर ने क्या किया, उनके जगह पे, ये ब्रा के जगह पे एक रॉयल मैथमेटिशियन को उनके पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया। जैसे कि अभी देखो, कोई भी कहीं इंटरव्यू लेने जाता है, बोलता है सर हमने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, हमें तो मैनेजर बना दो, ऐसा मतलब तो वो कंपनी उनको पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट करती है। तो इसी तरीके से जॉन्स कैपलर ने भी ब्रा एस्ट्रोनॉम के जगह पे रॉयल मैथमेटिशियन को अपॉइंटमेंट दिया। फिर क्या था, Kepler used the observations of planetary motions made by Brahe to discover the law of planetary motion. He wrote several books. His work was later used by Newton in postulating his law of gravitation. इसका मतलब समझ लेते हैं कि केपलर ने सारे प्लानिटरी मोशन को ऑब्जर्व किया कि ये क्या कहना चाहते हैं, और उसी के साथ साथ जो ब्रा एस्ट्रोनॉमर थे उनकी कुछ डिस्कवरी लिखी हुई थी, लॉ लिखी थी प्लानिटरी मोशन के ऊपर। तो ये जो जॉन्स केपलर थे, ये सब कुछ मिक्स करने के बाद, सबको ध्यान में रखते हुए एक बुक लिखा। फिर आगे चल के उसी बुक को सर आइजैक न्यूटन ने लेके फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आविष्कार किया। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा।
अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। आगे देखते क्या है। अगर देख रहा हो तो फिगर 1.5 शो टू ऑब्जेक्ट विथ मासेस m1 एंड m2 कीप द डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर मैथमेटिकल द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू बॉडीज कैन बी रिटर्न एज। मैं आपको बताया ना दादा, देखो m1 m2 मून का रहेगा, अर्थ का रहेगा तो इसको खींचते हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट होता है, पता है क्या? लेकिन ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, इसका एक इक्वेशन भी होता है। बोलो भाई इक्वेशन से डर लगता है? अरे मत डरो यार, इक्वेशन ऐसा आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग बोलोगे। देखो इक्वेशन, देखो दोनों में लगा है फोर्स, तो पकड़ लो फोर्स पकड़ लिए। m1 m2 ले लो, दोनों का मास डिवाइड कर दो डिस्टेंस से, डिवाइड कर दो डिस्टेंस से, और कुछ नहीं है। और सुनो, और ये दोनों के बीच में कुछ तो होगा, अल्फ़ा लगा दो यहाँ पे। अब ये जो अल्फ़ा है ये आगे चल के फोर्स इज इक्वल टू जी बन जाएगा, m1 m2 अपॉन डी। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमने जो ये पढ़ा इसका देखो यहाँ पे भी दिया है, इज इक्वल टू जी m1 अपॉन m2, सॉरी जी m1 m2 m1 मल्टीप्लाई बाय m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो वो कैसे इक्वेशन आया मैं आपको बताया। देखिए फोर्स लिया गया, दो ये जो इसको जो खींच रहा था जी, उसका वैल्यू कांस्टेंट था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये जो डी था उसको इससे डिवाइड कर दिया। एक सेकेंड इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। लेकिन हाँ एक चीज़ है इसमें गड़बड़ हो गई, क्या हो गया, डी स्क्वायर है, क्योंकि दो का खींच रहा है ना, तो डी स्क्वायर रहेगा। ये सब आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, मतलब आपके प्रीलियम्स जो एग्ज़ाम जो स्कूल में आपके टीचर्स लेते हैं उसमें पूछने के चांसेस होते हैं। फिर इधर क्या है, हियर जी इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रपोर्शनी एंड ही इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, ये जो जी की वैल्यू है कांस्टेंट रहती है। भाई जी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे दिया है ना 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर kg⁻², यही जी की वैल्यू। लेकिन जी की वैल्यू पता किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था, और ये उसकी एसआई यूनिट वैल्यू है। अब देखो अभी जो एक पैराग्राफ में जितना बढ़ा चढ़ा के लिखा है, या क्या लिखा है, द अबव लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आल्सो डबल्स, आल्सो इफ द डिस्टेंस इज डबल द फोर्स डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, इफ द टू बॉडीज आर सेपरेटली द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स इज अलॉस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज एंड द डिस्टेंस। जो भी इतना बड़ा लिखा है मैं आपको शॉर्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया कि जो उधर लिखा है ना वही इधर है, कि एक बार फिर इसको समझ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलियम में आपके आने की संभावना 50% रखता है। इसलिए देखो मास m1 m2 ले लो, डी है, इक्वेशन बना लो, फोर्स अल्फा, भाई दो ऑब्जेक्ट घुसेगा तो डी का स्क्वायर m1 मल्टीप्लाई बाय m2, फिर f इक्वल टू अल्फा को इक्वल के इस तरफ लेकर आओगे तो हो जाएगा जी माने की ग्रेविटी, फिर m1 को m2 को से साथ मल्टीप्लाई करो अपॉन डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 आपका तैयार। यही है, और इसमें कुछ नहीं है। अभी ये पढ़ते यूज़ योर ब्रेन पावर, इसे बहुत ध्यान से ये सब लाइनें बहुत ध्यान से देखे जाने, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। फिर क्या लिखा है, सो दैट इन एसआई यूनिट्स द यूनिट ऑफ जी, इधर क्या लिखा है, सो दैट इन एसआई मतलब सो दैट इन एसआई यूनिट्स द यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन m स्क्वायर kg⁻²। The value of g was first experimental measured by Henry Cavendish in SI units. Its value is 6.673 multiplied by 10⁻11 nanometer square per kg, sorry kg⁻²। मतलब ये तो इसका कांस्टेंट वैल्यू है। अब बताओ ये जो न्यूटन चाचा थे हमारे, ये m स्क्वायर kg⁻² कैसे निकाले ना, आपके माइंड में भी तो सवाल उठना चाहिए। अच्छा सर एक बात बताओ, हम आपकी सब बात मान ले रहे हैं, ये कैसे आया पता भी तो रहना चाहिए भाई। ये कैसे आया, इसका देखो, इसका बेस्ट बता रहा हूँ मैं। ये हमने निकाला था क्या नहीं, ये आप लोग को शायद देख नहीं रहा होगा, ये जी m2 डी सब निकाले थे ना हम लोग, इसी के ही बेसिक पे इसको भी निकालेंगे। बोलो क्या बात कर रहे हो, देखो कैसे, f ले लो, जी हम लोग अल्फ़ा की जगह जी लिए थे, तो अब अल्फ़ा ले लो। m1 जो है, अगर मास को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाता है kg, और स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, और d है, अगर d है, सॉरी ऐसे नहीं सॉरी एक सेकेंड, हमारा ये था g m1
m2/d हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। हम क्या करते हैं, ग्रेविटी को इस साइड लेके आते हैं, मास मल्टीप्लाई बाय मास 2, फिर फोर्स मल्टीप्लाई बाय d² करते हैं, ठीक है जी। अभी अगर m1 और m2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो kg² होता है, फिर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस स्क्वायर को किया जाए तो ये अपना मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन हम kg को नीचे लेके आएंगे तो मीटर ऊपर चला जाएगा, तो मीटर स्क्वायर अपॉन kg का -2 में चला जाएगा। तो इसका देखो, इसका आंसर क्या बनता है, g = m² -kg -2। एक मिनट, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि हमने जी को उसी साइड रखे ना। देखो अच्छे से ले देता हूँ ऐसा को, सॉरी, और ये g = m² kg -2। अब देखो आपकी आँख के सामने कोई भी डाइजेस्ट नहीं है यहाँ पे, देख लो ये प्रूफ हो गया। m² kg -2 कैसे आया, तो कैसे आएगा। अगर आपके स्कूल में आपके टीचर्स पूछे, अच्छा भाई अच्छा बेटा ये बता कि तूने लाया कैसे, तो आप कुछ मत करना, चुपचाप ये इक्वेशन याद रखो, F = g m1 m2/d²। इसको जाना ब्लैक बोर्ड पे लिखना, g को इस साइड लेके आना, F को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना, फिर g को इधर रखना। मास मल्टीप्लाई बाय मास तो kg² होता है, और फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस तो मास मीटर² होता है। बाद में मीटर को ऊपर लेके चले जाना, kg को नीचे लेके आओगे तो -2 में चला जाएगा। बाद में इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से ले देना, g = मीटर² kg -2। आपके टीचर भी खुश हो जाएंगे और आपका भी भाई होगा कि भाई इतना टॉपर कैसे बन गया तू। तो किसी को बताना नहीं कि तुम टॉपर हो। आओ देखते हैं, वाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ही वॉज हेल्प्ड बाय केपलर थर्ड लॉ। अब इसका मतलब समझते हैं, जो हमारे सर आइजक न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्रेविटेशंस के लॉ निकालने के लिए केपलर के थर्ड लॉ का इस्तेमाल किया था। इसमें मैं यही बताया। देखिए तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के लिखा है जो कि आपके किसी काम का नहीं है। अभी यहाँ पे देखो कि क्या क्या लिखा है, कंसिडर ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, वी हैव सीन अर्लियर दैट सच अ मोशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अरे भाई इसको तो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा दिया था ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, पढ़ाया था कि नहीं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो बात अलग है, अगर नहीं देखो तो जाके देखो। इसका क्या मतलब है, हमने देखो आपको अंदर पढ़ाया था सेंट्रीपिटल फोर्स, यही तो इधर भी दिया है, सेम घिसा पीटा चीज़ दिया है। तो काहे को बार बार पढ़ने का। सेंट्रीपिटल चीज़ जो कि मतलब ऐसा एक रस्सी लेना, धागा लेना, उसमें पत्थर बन के ऐसे गोल गोल घुमाना सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, फोर्स सेंटर से लग रहा है, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। खत्म। इतना इसमें बढ़ा चढ़ा के फुकट का लिखा है। ये देखो अगर साइंस में टॉप करना है, अगर ये सब लाइन पढ़ने जाओगे ना कुछ नहीं कर पाओगे, कॉन्सेप्ट समझो बस। अभी देखिए, अभी ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था ना, इसका भी एक फार्मूला था। इसका क्या फार्मूला था, यहाँ पे लिखा है m = mv²/r। ये फार्मूला याद रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। फिर इधर भी वही दिया कि ये फार्मूला, ये देखो यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन द सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब उसका ये फार्मूला है। तो इतना क्या पढ़ने का इसको। हाँ अब यहाँ से पढ़ते, ये मेन है आप लोग के लिए, ये चीज़ आप लोग के लिए मेन है। ये पेपर में उससे नहीं आता, लेकिन प्रीलियम्स में आ जाएंगे इक्वेशन। ये डेरिवेशन अगर आप समझ गए ना, पूरा मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स समझ जाएंगे। आइए उसको समझाते हैं बहुत कम समय में। देखो क्या देता है यहाँ पे, इसको अगर समझने की कोशिश हम करते हैं, हम बुक का कम देखते हैं, अपने माइंड का ज़्यादा देखेंगे। देखते हैं, देखिए मैं आपको दिखाने की एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, आपको सामने ही मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। अगर एक सेकंड, कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, एक सेकंड। हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ द प्लैनेट कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द पीरियड रेवोल्यूशन टी है फॉलोज। मतलब टी मतलब क्या, टाइम को फॉलो करो, कितना टाइम, फिर पीरियड मतलब कितने समय लगा। तो देखो स्पीड का फार्मूला तो सबको मालूम ही होगा,
स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल। लेकिन अभी ये समझो, ये एक यहाँ सन है, यहाँ ये एक, अरे सॉरी, ये अपना एक सन है, ये अर्थ है, हमें इसकी बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? उसी के बेसिक पे ये पूरा डेरिवेशन है। लेकिन अगर आपको ये टेक्स्ट बुक में समझ में नहीं आएगा कि कैसे कहाँ कहाँ से निकाला है, तो आपको मैं बेसिक तरीके से समझाता हूँ अपने भाषा में। से सबसे पहले हमें स्पीड का फार्मूला मालूम रहना चाहिए। क्या है स्पीड का फार्मूला? क्या है देखो, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखते हैं वेलोसिटी। अब जो स्पीड को अगर हम इधर कर देंगे तो वेलोसिटी होता है ना, तो डी अपॉन टी, मतलब समझ लो वो फुल फॉर्म लिखता हूँ, नहीं तो पता लगा आप लोग बोलोगे क्या लिखे हो रहे दादा, समझ में नहीं आता। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ठीक है ना। वेलोसिटी क्या, मैं सिर्फ फार्मूला पुट करते आ रहा हूँ, देखो आंसर कैसे निकलते हैं, समझ रहे हो ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक सेकेंड, हाँ अब थोड़ा अच्छा दिखेगा, उधर से कैमरा ब्लर हो रहा था ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब देखो वी लो, टाइम का टाइम, डिस्टेंस कैसे, देखो इधर का अभी तो ये जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, तो ये जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है तो कभी कभी कहीं भी पहुंचती है। तो ऑर्बिट का क्या फार्मूला रहता है? 2πr, मालूम है? अगर आप 9th में अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको वो मालूम होगा। 2πr में मिल गया ना, तो अब क्या करने का? कुछ नहीं। 2πr यहाँ पे लेने का फोर्स। बोलोगे कैसे, डायरेक्ट फोर्स कैसे ले लेंगे भाई? उसके पीछे भी रीज़न है यार, रुक जा भाई बताता हूँ। फोर्स क्यों निकाला? हमें इसके सेंटर भी तो पता लगाना है, पहले सेंटर पता लगा लेंगे तब नहीं पता लगेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हम फार्मूला ऊपर देख के आए, क्या फार्मूला है उसका? mv² अपॉन r, यही फार्मूला है। फिर अब क्या करो, फोर्स को तो ऐसे ही लिख लो, दिख रहा है ना दादा? हाँ, फिर क्या करो, m है, v² कितना था? देखो ये v है तो 2πr था, देखो ये v², v है ना, हमने v को इधर लाया, फोर्स ला दिया, कुछ किया नहीं है। टाइम को इधर लग जाओगे तो फोर्स हो जाएगा, उसको इधर लाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ये v का स्क्वायर है, तो ये m क्या है? m क्या है? मास है, तो v का स्क्वायर क्या था? 2πr अपॉन t, इसका स्क्वायर था, फिर अपॉन में r आ जाएगा। ठीक है, हाँ आप लोग को दिख रहा होगा, एक सेकंड और दिख। फिर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, 2 का स्क्वायर 4, m वैसे का वैसे ही रहेगा, अब पाई का स्क्वायर r का स्क्वायर। अब बोलोगे दादा इसको भी स्क्वायर करो, बोलोगे ना, लेकिन नहीं कर सकते। यहाँ पे r का स्क्वायर देखो, क्योंकि देखो r का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे t है, t को हम नीचे लाएंगे। अभी क्या करेंगे, r को ऊपर भेज दिए, t को नीचे लेके आएंगे, क्योंकि t का स्क्वायर था तो r को ऊपर लेके गए, तो ये हमारा बन गया 4π² ना, अरे सॉरी, एक सेकंड, उधर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हुई, 4π² r² अपॉन t² फोर्स। ये आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। अभी इसके बाद क्या होता है? अभी इसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग को रीज़न लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय r² वी गेट। अब देखो आपको r² आप ऊपर भेज दिए, t² नीचे, जो कि अगर आप यहाँ पर देखो तो t ऊपर था, r नीचे था, r आप ऊपर भेजे कैसे? यहाँ पे हमने उसका रीज़न भी लिखा है, मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइडिंग बाय r² वी गेट, मतलब r को ऊपर से मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज दिए, t को नीचे ला दिए। ऐसा अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स कटने की संभावना भी होती है, इसलिए फिर क्या है, फिर जैसा लिखा है वैसा मत लिख देना भाई, फिर π² दे देना, r को नीचे लेके आ जाना। अभी इधर क्या होगा, r³ मल्टीप्लाई बाय t²। बोलोगे दादा ये कहाँ से आया? अरे यार केपलर का थर्ड लॉ तो है, केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है? t² अपॉन r³ इक्वल टू k कांस्टेंट, यही केपलर का थर्ड लॉ है। अब इसको और सिंप्लीफाई
करते हैं और सिंप्लीफाई ये भी होगा। अभी ये कैसे होगा ये देखो, 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। अब के कैसे आ गया, क्योंकि हमने इधर कैपलर का थर्ड लॉ लगाया, के कांस्टेंट था तो भाई के कहाँ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ से मज़ा आएगा। मतलब देखो इसको ऐसा हो जाएगा, 4m पाई स्क्वायर तो रहेगा ही, अपॉन में के चला जाएगा। अब बोलोगे अच्छा ये बात होता तो आर स्क्वायर किधर चला गया, अब आर इधर चला जाएगा कांस्टेंट पे, आर चला गया कांस्टेंट पे, जब तो फोर्स रहेगा ही ना। फिर देखो, फिर फोर्स कांस्टेंट को आगे लेके आ गए, ठीक है, कांस्टेंट को आगे लेके आ गए, मल्टीप्लाई बाय 1/1 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर था ना। फिर क्या होगा, फोर्स अभी ये मल्टीप्लाई हटाने के लिए यहाँ पे हमें अल्फ़ा का साइन लगाना पड़ेगा, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका है फाइनल आंसर। समझ में आया, नहीं आया दिक्कत मत लो यार, एक बार आपको रिवाइज करवाता ना। सबसे पहले हमने वेलोसिटी निकाला है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो वी लिया 2πr अपॉन टी मिला। फोर्स हमने क्या किया, वेलोसिटी को यहाँ पे फेंक दिया है, वेलोसिटी इधर किया, यहाँ पे फोर्स लगा दिया, तो mv² अपॉन आर, मतलब हमने फोर्स का फार्मूला लिया, तो एफ यहाँ पे लिया फोर्स इक्वल टू m, v² की जगह इतना सब लिखा, और बाद में इसको यहाँ पे ले लिए 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4m पाई का स्क्वायर पाई, आर को उसको नीचे से ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिए, टी का स्क्वायर नीचे लेके आ गए, टी स्क्वायर यहाँ पे हमने लिखा भी मल्टीप्लाई बाय एंड डिवाइडिंग बाय r2 वी गेट। फिर इधर क्या हो गया, फोर्स इक्वल टू 4m स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय r³ अपॉन टी स्क्वायर। ये कैसे आया, ये कैपलर का थर्ड लॉ है, टी स्क्वायर अपॉन r³ इक्वल टू के कांस्टेंट है ना, मैं पढ़ाया था कैपलर का लॉ में, अगर आपको नहीं पढ़े हो तो जाके वीडियो देखो। फिर फोर्स इक्वल टू 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर, के कहाँ से आया पहले, तो के कांस्टेंट है ना, यहाँ पे दिया है ना, वही है। फिर फोर्स इक्वल टू 4m स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन के, फिर कांस्टेंट को यहाँ पे लिया, इसको पूरा 1 से डिनोट कर दिया, क्योंकि आर यहाँ पे था तो यहाँ पे कुछ नहीं, कांस्टेंट इधर चला गया, इसका मतलब यहाँ पे हो बच गया 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या हुआ, इस मल्टीप्लाई को हटाने के लिए यहाँ पे अल्फ़ा लिया गया, अल्फ़ा लिया तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, यही है। अब जो ये 4 अल्फ़ा 1 अपॉन आर स्क्वायर है ना, अगर अब आप अर्थ और सन के बीच में अगर आप ये डालोगे ना, तब जाके इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। ये एक डेरिवेशन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये लेक्चर नंबर थर्ड से कुछ तो सीखने को मिला होगा। आपको इतने बड़े बड़े डेरिवेशन थे कि आपको बहुत सारे टीचर साइंस के ऐसे भी मिलेंगे कि आए समझा के यार जाने दे सब फालतू चीज़ें, लेकिन हमने आपको एकदम डिटेल में समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया, कहीं भी कुछ इतना सा भी अगर आपको नहीं समझ आया ना, तो हमें कमेंट कीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके आप हमें पूछ सकते हैं और हम आपको एकदम तुरंत रिप्लाई देंगे, उसका टेंशन मत लो। आज हमने कौन कौन सा टॉपिक क्लियर किया, तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लियर किया, और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल मैग्नेटिक फोर्स क्लियर किया। अब इसी के साथ हमने इस टॉपिक को क्लियर किया है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के, या तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ भी जाके हमसे पूछ सकते हैं। आज का इस वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल आप लोग के लिए आएगा लेक्चर नंबर 4, उसमें भी देखेंगे।